हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स 2 MHCT के लिए जीत बैच 2.0। तो पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर में हम 11th के बेसिक सीखने वाले हैं पहले, एंड देन हम 10th के ऊपर जाएंगे। तो 11th के बेसिस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको MHCT में लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, बहुत सारे पेपर में आए हैं। तो पहले हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं फास्ट, एंड देन उसके बाद आज 11 का कंसेप्ट हम ओवर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th वाला कंसेप्ट ओवर कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन वो चार्ज कैसे होना चाहिए? रेस्ट में, एट रेस्ट। ठीक है, सो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो रेस्ट में जो चार्ज है उसका स्टडी करना किसमें आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये बेसिक पॉइंट सबको पता है, लेकिन चार्ज क्या होता है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे चार्ज के ऊपर। चार्ज किसे कहेंगे? सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। तो ये पहले याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। अब कौन से पार्टिकल्स? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस जनरेट होता है। तो चार्ज क्या है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है लाइक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस होता है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। तो ये इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है पार्टिकल, उसे कहा जाता है चार्ज। तो चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसका फॉर्मूला हम देखने जाए तो याद रखना है, इसका फॉर्मूला करंट के फॉर्मूला से आता है। तो चार्ज हमारा जो होता है Q इज इक्वल टू आई टी, ये हमारा फॉर्मूला है। चार्ज का फॉर्मूला आई, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब इसका यूनिट, ऐसा यूनिट आपको पता है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलोम, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलोम। ऐसा यूनिट कूलोम, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलोम। दोनों में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें दैट इज 3 × 10⁹ का इसमें कन्वर्जन फैक्टर होता है। सो 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलोम। ये आपको याद रखना, ठीक है। 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलोम, ये हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला है। देन डायमेंशन इजी है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। इसमें सिर्फ करंट और टाइम है, करंट और टाइम, बाकी सारे टर्म जीरो है। तो यहाँ होगा L0, M0, T1, A1। ए मीन्स करंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, आई भी यूज करते हो, कुछ लोग ए भी यूज करते हो, तो दोनों भी हमें चल सकता है। देन चार्जेस के टाइप होते हैं, देर आर 2 टाइप्स। चार्जेस के टाइप होते हैं, कौन सा टाइप? एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव, ऐसे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, अब चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसमें मास होता है उसमें चार्ज होता है, ये याद रखना है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट
मास। तो पॉइंट समझ में आ गए। ये है बेसिक चार्ज के ऊपर का स्टडी हम जो कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ चार्ज इन अ रेस्ट। तो अगर चार्ज रेस्ट में, उसका स्टडी किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। चार्ज क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल के, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जिसमें चार्ज होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। इस प्रॉपर्टी से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है आई टी। देन इसका एसआई यूनिट कुलोम है, इसका सीजीएस यूनिट स्टैट कुलोम है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये कन्वर्जन है एसआई टू सीजीएस। देन डायमेंशन इसका है, शॉर्ट में अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये होगा P1 A1। और इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये समझ में आ गया। देन आते हैं बेसिक प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी हमने 11th में स्टडी की है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, इजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एडिटिव इन नेचर। मीन्स हम इसको ऐड कर सकते हैं, इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मीन्स अगर किसी सब्सटेंस पे बहुत ज्यादा चार्ज है, तो चार्ज को हम नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो माइनस होगा, पॉजिटिव निगेटिव। सो डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस हिसाब से उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें चैप्टर भी कंप्लीट करना है। एमएससी में बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको भी कवर करना है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। तो चार्ज को हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ऐड होगा, निगेटिव निगेटिव होगा ऐड होगा, साइन निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, डिपेंड करता है। देन सेकेंड क्वांटाइजेशन। सेकेंड क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एक बेसिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है। मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो अगर 5-6 चार्ज ले लिए, 10 चार्ज ले लिए, ये बेसिक चार्ज है। तो जो भी हम बड़ा चार्ज लेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मे बी पॉजिटिव निगेटिव, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसका वैल्यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम से बढ़ता जाएगा। एक चार्ज होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, दो चार्ज होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹, तीन चार्ज होंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसके बीच वाला वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन। तो हमेशा चार्ज ई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेंगे, बाकी दूसरा वैल्यू हमें नहीं मिल सकता, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड टोटल चार्ज इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये बेसिक है कि चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और यूनिवर्स में जितने चार्ज है वो कांस्टेंट है, ये समझ में आ गया। एंड देन फोर फोर्सेस ऑन चार्ज। ओके, फोर्सेस ऑन चार्ज। अब चार्ज पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। अगर लाइक चार्ज आ गए, लाइक चार्ज मीन्स दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आए या निगेटिव निगेटिव चार्ज आए, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल। सो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्ज आ गए, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको बताएगी, लाइक चार्ज रिपेल करते, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते। ये समझ में आ गया, ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टी। देन मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब चार्जिंग के मेथड पे हम आते हैं कि कितने मेथड है जिससे हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हमारा पहला मेथड जो है चार्जिंग का,
दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला क्या है, फ्रिक्शन। मीन्स अगर दो चीजों को हम रब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल एबोनाइट और वुल ले लो, एबोनाइट और वुल ले लो। तो एबोनाइट के रॉड को अगर वुल पे हम घिसते हैं तो एबोनाइट निगेटिवली चार्ज होता है और वुल पॉजिटिवली चार्ज होता है। वुल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स वुल में से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड पे आ जाते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब भी हम वुल और एबोनाइट को रब करते हैं तो एबोनाइट पे निगेटिवली चार्ज होता है, और एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज और वुल पे पॉजिटिव चार्ज, वुल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम जब रिप करते हैं तो फ्रिक्शन से चार्जिंग होता है। सेकेंड बाय इंडक्शन, सेकेंड बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन मीन्स विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। तो हम एक बॉडी या दूसरे बॉडी को टच नहीं करते, या एक चार्ज सिर्फ नजदीक आने से दूसरा चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, देखो कंसेप्ट समझो, हमारे पास अगर न्यूट्रल बॉडी है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल पे रखा गया है, उसके पास अगर चार्ज बॉडी आ जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर हम लेके आते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। देन हम इसको अर्थिंग कर लेंगे। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो ये सारे चार्ज अर्थ में चले गए। देन हम अर्थ को निकाल देंगे, अर्थिंग को निकाल देंगे, एंड दिस इस बॉडी को भी हम हटा देंगे। तो अब इस पे कौन से चार्ज बचे, सिर्फ निगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी टोटली निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये चार्ज स्प्रेड अप हो जाएंगे। तो अब हमने सिर्फ बॉडी को क्या किया, चार्ज को हमने नजदीक लाया, चार्ज को हमने नजदीक लाया, उसकी वजह से सेकंड बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। तो हमने टचिंग कहीं नहीं किया, तो इसे कहा जाता है इंडक्शन। इसे क्या कहा जाता है, इंडक्शन। तो विदाउट टचिंग हमने क्या किया, निगेटिवली चार्ज बॉडी क्रिएट कर ली। दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ इंडक्शन। और थर्ड होता है बाय कंडक्शन, थर्ड होता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन इजी फैक्टर है। कंडक्शन क्या है, एक चार्ज बॉडी हो, एक चार्ज बॉडी है, उसको कनेक्ट कर दो अनचार्ज बॉडी के साथ, तो यहां से चार्ज ट्रांसफर होंगे और इस बॉडी पे स्प्रेड अप हो जाएंगे। तो कनेक्ट करेंगे तो, या सिंपली दोनों को टच में रख दो, दोनों को टच में रख दो, दो बॉडी को टच में रख दो। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको हमने टच किया न्यूट्रल बॉडी के साथ, तो ये कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप हो जाएंगे। सो बाय कंडक्शन, तो यहाँ से यहाँ चार्ज क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ चार्ज कंडक्ट हो गया। तो ये तीन मेथड है चार्जिंग का, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। ये समझ में आ गया। देन आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा बेसिक पॉइंट कूलोम्स लॉ। किस पे आते हैं, कूलोम्स लॉ। तो देखो हमें पता है कि लाइक चार्ज अगर एक साथ आ जाते हैं तो रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है, एंड दैट फोर्स किसने फाइंड किया, कूलोम्स ने। तो कूलोम्स लॉ में हमें फोर्स का कंडीशन मिलता है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट आपको पता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर दो चार्जेस है हमारे पास Q1 एंड Q2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो अब मैं एक कांस्टेंट यूज करता हूँ, कांस्टेंट आएगा C, कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, C। तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं C। अब ये C जो होता है इसका वैल्यू हमें पता है। अगर एयर मीडियम है, फॉर एयर C का वैल्यू होता है, एयर और अ वैक्यूम, एयर और अ वैक्यूम C का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। एंड फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर, फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, हम क्या कहेंगे, C का वैल्यू क्या लेंगे, C इज इक्वल टू 1/4πε0 k, वेर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा दो फॉर्मूले बनते हैं एफ के। एफ का फॉर्मूला एयर के लिए क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा मीडियम के लिए फॉर्मूला बनेगा F फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे कुलोम्स लॉ के दो फॉर्मूले हैं। ये एयर मीडियम या फिर वैक्यूम के लिए अप्लाई होता है, और दूसरा हमारा मीडियम के लिए अप्लाई होता है, दूसरे के हमारा मीडियम के लिए अप्लाई होता है। तो ये समझ में आ गया दोनों, ये तो इजी है। देन इसके बाद आता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहीं पे लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर ले, हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी फोर्स के ऊपर। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो के का वैल्यू देखो, के को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के का डेफिनेशन है के इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। सो इट इज रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, क्योंकि एमएससीटी में आपको फॉर्मूला से लेना देना है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। आपको डेरिवेशन की जरूरत यहाँ नहीं होती, याद रखो, हम यहाँ डेरिवेशन सॉल्व करने नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें फायदा किससे होगा, सिर्फ फॉर्मूला क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, इतना ही हमें एमएससीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे हम फोकस करेंगे। तो के का वैल्यू क्या कहता है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो मीडियम डिवाइडेड बाय, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज एफ वैक्यूम टू द एफ मीडियम। तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ वैक्यूम टू द फोर्स इन अ मीडियम। इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं, फिर भी इसे भी कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन हम आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, अब इस चार्ज पे, ये हमारा चार्ज है Q, इस चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सारे चार्जेस कहते हैं कि Q1 कितने डिस्टेंस पे है, R1 इतने डिस्टेंस पे, Q2 R2 इतने डिस्टेंस पे, Q3 R3 इतने डिस्टेंस पे, R3 इतने डिस्टेंस पे, और Qn Rn इतने डिस्टेंस पे। तो ये 1 से लेके n तक बहुत सारे चार्जेस है। वो सारे चार्जेस इस Q चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन का। तो इस सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज Q इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाई बाय द इंडिविजुअल चार्ज, अप्लाई बाय इंडिविजुअल चार्ज। तो सारे चार्ज जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसका हमें एडिशन करना है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम क्या कहेंगे, एफ नेट, नेट फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ऐसे अप टू Fn। तो ये सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। F1 ये अप्लाई करेगा, F2 ये F3 और ये F4। तो इसको हमें क्या करना है, वेक्टर सम लेना है। इसका क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है। ये समझ में आ गया। तो अब हमें तो फॉर्मूला पता है फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो वही हमें फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो सुपरपोजिशन मींस वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो सारे फोर्स निकल के उसका क्या करना है, एडिशन करना है। लेकिन इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करना है, इसमें क्या करना है, डायरेक्शन इंक्लूड करना है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है इसमें, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमें पता है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज। मीन्स चार्ज का वैल्यू क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो ये ई के मल्टीप्लाई में होता है और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 कूलम। फ्री चार्ज ले लिए तो 4.8 इंटू 10⁻⁻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 ⁻इसे क्वांटाइजेशन, इसे क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। लेकिन जब हम चार्ज बहुत ज्यादा नंबर में लेते हैं किसी सरफेस पे, तो हमें इस तरह से गिनना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम डेंसिटी निकालते हैं। तो इसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत ज्यादा नंबर में अगर चार्ज होंगे तो हम क्या निकालेंगे? डेंसिटी। तो यहाँ डेंसिटी तीन टाइप की है, डेंसिटी तीन टाइप की है, ठीक है। तो कौन से टाइप की है वो भी आपको पता है, याद करो थोड़ा। तो फर्स्ट जो हमारी डेंसिटी है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट इसको इंडिकेट किया जाता है लैम्बडा से, इसको इंडिकेट किया जाता है लैम्बडा से, ठीक है। तो अगर चार्ज किसी लाइन पे या वायर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वन डायमेंशनल मटेरियल पे, लाइन पे, वायर पे, तो इट इज नोन एज अ, तब हम जो डेंसिटी निकालते हैं दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, तो किसी लाइन पे, किसी लाइन वाले मटेरियल पे इस तरह से वन डायमेंशनल मटेरियल है, उसके ऊपर अगर हम चार्ज रखते हैं तो इसके ऊपर अगर चार्ज हमें गिनना है तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। क्या होगा? लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, अब इसके यूनिट पे आते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट चार्ज का यूनिट कूलोम पर मीटर, कूलोम पर मीटर। और डायमेंशन, डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन इसका लेंथ इनवर्स है, लेंथ मास तो नहीं है, सो m0 ये -1 होगा, लेंथ -1। देन q इज इक्वल टू आई टी, q इज इक्वल टू आई टी। सो यहाँ टाइम होगा 1 और करंट होगा 1। ये होगा इसका डायमेंशन। L -1 m0 t1 a1। सिमिलरली अगर हम आते हैं सेकंड, अगर हमारे पास टू डायमेंशनल मटेरियल है, टू डायमेंशनल मटेरियल मींस सरफेस, तो उसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी के इंडिकेट किया जाता है सिग्मा से, इसे इंडिकेट किया जाता है सिग्मा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सरफेस पे, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, ओवर अ सरफेस। तो ये किसी सरफेस पे मींस ये बोर्ड है, इसके ऊपर चार्ज रखे या सरफेस पे अगर हमने चार्ज रखे, तो उस कंडीशन में अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। देन वंस अगेन ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट हमारा ऐसा यूनिट होगा यहाँ कूलोम पर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। डायमेंशन सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? L -2 m0 t1 a1, सिर्फ लेंथ डबल हो गया, मीटर इनवर्स है इसलिए, बाकी सारे टर्म एज इट इज। देन थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे इंडिकेट किया जाता है कंसेप्ट से में रो से इंडिकेट किया जाता है। देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, सो पूरे वॉल्यूम पे, मीन्स थ्री डायमेंशनल मटेरियल है, कैसा है, थ्री डायमेंशनल मटेरियल। तो हमने अगर सॉलिड स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर मेटल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसके ऊपर हमने चार्ज रख दी, इसके ऊपर चार्ज रखती है सॉलिड स्फीयर के ऊपर। तो अब अगर हम इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट कूलोम मीटर क्यूब, और डायमेंशन L -3, लेंथ 3 टाइम्स आ जाएगा, वॉल्यूम है M0T1A1। ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल कंसेप्ट हमने स्टडी की है ये 11th में, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज या गॉस के एप्लीकेशन में भी हमने ये तीनों भी चार्ज डेंसिटी का स्टडी किया गया है। तो ये समझ में आ गया चार्ज डेंसिटी, तो तीनों चार्ज डेंसिटी यहाँ अप्लाई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, उसके सराउंडिंग में एक स्पेस है, उसके सराउंडिंग में क्या है, स्पेस है। अगर यहाँ कोई दूसरा चार्ज आता है, अगर यहाँ कोई दूसरा चार्ज आता है, तो इस दूसरे चार्ज पे क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, डिपेंड ऑन चार्ज, डिपेंड ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज आया है उसके ऊपर। सो चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा स्पेस है जहां अगर दूसरा चार्ज आए या पॉइंट चार्ज आए तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। सच स्पेस इज नोन एज सच स्पेस अराउंड अ चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज विच इन विच कूलोम्ब फोर्सेस अप्लाई, in which Coulomb forces apply when another charge come in this region। तो इस रीजन में दूसरे चार्ज आने पे क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तो ये रीजन हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन तो आपको पता है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और दूसरा भी इसका यूनिट है, दूसरा भी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा एक फॉर्मूला है, इससे यूनिट आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू V/d, ये भी याद रखना है, E इज इक्वल टू V/d। तो वोल्ट पर मीटर यहाँ से भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज और दूसरा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में भी ये फॉर्मूला होता है। देन इसका डायमेंशन, इस फॉर्मूला से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन अगर हम निकालेंगे, डायमेंशन देखो, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन I या फिर A1 T1, A1 T1। ठीक है, अब ये T ऊपर चला जाएगा, देन L1 M1 T-3 और A-1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। समझ में आ गया, सिंपली फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड वोल्ट पर यूनिट लेंथ, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने बहुत सारे फॉर्मूले फाइंड आउट किए, उस फॉर्मूला को फाइंड करने से पहले एक और कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे इंडिकेट किया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल पी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल पी से इंडिकेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से इंडिकेट किया जाता है। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम सीखते हैं, क्या कहते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस। तो हमारे पास दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो डाइपोल पे क्वेश्चन में जनरली याद रखना, हमें एक ही चार्ज दिया जाता है कि डाइपोल का कंसेप्ट क्या कहता है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, मींस एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड इट इज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? 2l। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज अ डाइपोल। इसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल। फॉर्मूला समझ में आ गया? अब ये डेफिनेशन हो गया, इससे ऊपर से हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे? इसको होता है डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं? इट इज प्रोडक्ट ऑफ P इज इक्वल, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। याद रखो, P का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव। तो डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज P का डायरेक्शन होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस नोन एज द 2l। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से इंडिकेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। देन ऐसा यूनिट पे आते हैं हम। ऐसा यूनिट, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम और लेंथ का मीटर। याद रखो, C कैपिटल M स्मॉल, दोनों स्मॉल लिखा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो याद रखो ऐसा यूनिट कूलोम मीटर होता है इसका। देन डायमेंशन तो सेम है, डायमेंशन हमें पता है, चार्ज का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन 1, चार्ज M तो 0 है चार्ज के लिए, A1 T1, तो ये होगा इसका डायमेंशन। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया डाइपोल। देन डाइपोल के और एक कंसेप्ट है कि अगर दो चार्ज के सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस, ये हमें पता है। देन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज द इक्वेटर। तो ये कंसेप्ट भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, एक्सिस, इक्वेटर, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट at a point अब हमें पॉइंट लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, ऐसा लिखते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट। अब हमें पॉइंट लेना है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा पहला केस है, इसमें फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट कहाँ होगा? ऑन ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। सो फर्स्ट जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो एक्सिस पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं? एक्सिस पे। तो हम पहले डाइपोल कंसिडर करते हैं, डाइपोल, नेगेटिव चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q, दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? 2l, मीन सेंटर से डिस्टेंस L, L, टोटल डिस्टेंस हो गया 2l, ठीक है। ये पॉइंट A, पॉइंट B। अब हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेना है? एक पॉइंट पे। पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन एक्सिस। तो एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस, तो ये हो गया एक्सिस। एक्सिस पे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं P। तो इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा।
अब इन दोनों का कंबाइन करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसे हम कहेंगे ई एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे, ई एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है, ऑलरेडी हमने प्रूव किया। अभी यहाँ MSCAT में कोई भी प्रूफ पूछने वाला नहीं है, मैंने बार बार कहा है, तो हमें प्रूफ का स्टडी नहीं करना है। तो पॉइंट हमने कहाँ लिया है, एक्सिस पे लिया है, पॉइंट हमने एक्सिस पे लिया है। तो उस कंडीशन के लिए जो हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ई एक्सिस इज इक्वल टू, क्या आता है वो फॉर्मूला, ई एक्सिस इज इक्वल टू, ये हमें याद होना चाहिए, दैट इज 1/4πε0, 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाय R² माइनस L² होल स्क्वेयर। ये हमारा कंसेप्ट आता है, ये हमारा, अगर L का वैल्यू भी दिया है, R का वैल्यू दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। अगर हम कहते हैं इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L का वैल्यू बहुत ही छोटा है कंपेयर टू R, तो L को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। उस केस में जो हमारा ई एक्सिस का फॉर्मूला आता है, ई एक्सिस इक्वल टू 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय R³, ये हमारा फॉर्मूला आता है एक्सिस के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट किस में ले लिया, एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट हम लेंगे इक्वेटर पे, सेकेंड कंडीशन इक्वेटर, तो पॉइंट ऑन इक्वेटर, सेकेंड पॉइंट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर के लिए हमें पता है, वंस अगेन डाइपोल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस L रहेगा, L रहेगा। सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर पे हमने पॉइंट P लिया है एट डिस्टेंस R, कितने डिस्टेंस पे लिया है, डिस्टेंस R पे। तो अब देखो निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड, अब यहाँ फील्ड होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा √R² प्लस L², पाइथागोरस ट्राइंगल, यहाँ भी √R² प्लस L², R और L है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों डिस्टेंस AP और BP हमारे डिस्टेंस हमें पता है। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा हमारा EB, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EA। अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ आता है ई इक्वेटर, हम इसे कहेंगे ई इक्वेटर कहेंगे। तो याद रखो इसमें एक कंसेप्ट है, देखो पी का डायरेक्शन, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमारा पी का डायरेक्शन है। तो पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, ये पॉइंट तो याद ही रखना है। इक्वेटर के लिए पी और ई ये दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, क्या है फॉर्मूला हमें इक्वेटर के लिए अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 p R² प्लस L² होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, R² प्लस L² होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ भी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, देन हम L को निगलेक्ट कर देंगे, तो ई इक्वेटर का फॉर्मूला क्या आएगा, ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 p/R³, p/R³। यहाँ भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ p/R³, यहाँ R होगा, ठीक है, p/R³। तो ये हमारा फॉर्मूला है 1/4πε0 p/R³। तो दोनों फॉर्मूले अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों फॉर्मूला अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो इसमें अगर 2 को हम कॉमन निकालेंगे, 1/4πε0 p/R³, 1/4πε0 p/R³ मीन्स क्या होता है, इक्वेटर। तो यहाँ हमें याद रखना है ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर, ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है। ई एक्सिस इज इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किए थे, सेम फॉर्मूला यहाँ। सो ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर, ये रिलेशन भी हमें याद रखना है, क्योंकि 1/4πε0 p/R³, p/R³, 2 बच गया, तो ई एक्सिस इज नथिंग बट 2 इंटू ई इक्वेटर, ये हमेशा रिलेशन याद रखना है। एक्सिस ये इक्वेटर को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। देन तीसरा केस है आर्बिट्ररी पॉइंट। तीसरा केस क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट एट एनी पॉइंट, इन दोनों को छोड़ के कहीं भी, तीसरा और कहीं भी अगर हम पॉइंट लेते हैं,
थर्ड एट एनी पॉइंट अदर देन इक्वेटर एंड एक्सिस। तो यहाँ हमारा डाइपोल है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला कंसेप्ट, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और हमने जो पॉइंट लिया है वो कहीं यहाँ लिया, यहाँ कहीं हमने पॉइंट लिया है। तो यहाँ एंगल है हमारा थीटा, एंगल होगा थीटा, एंगल होगा थीटा। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट पी के दो पार्ट होंगे, एक होगा साइन और एक होगा कॉस, एक होगा साइन और एक होगा कॉस। तो यहाँ जो कंपोनेंट पी का एक्ट करेगा वो होगा पी कॉस थीटा और यहाँ पी साइन थीटा, ये हमने सीखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉजिटिव की वजह से और निगेटिव की वजह से, तो यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे इस तरह से। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ होगा, ये होगा रिजल्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ होगा E2, यहाँ होगा E1, E2 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए पॉजिटिव की वजह से और निगेटिव की वजह से, E2 और E1। ठीक है, तो इस तरह से दो फील्ड आएंगे E2 एंड E1। एंड देन यहाँ होगा एंगल हमारा बीटा, यहाँ क्या होगा एंगल हमारा बीटा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमने मैग्नेटिज्म में 11th के मैग्नेटिज्म में इसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0। देखो इसको मैं प्रूव करके नहीं दूंगा क्योंकि प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। तो ये देखो P/R3, ये फॉर्मूला एज इट इज, ऊपर वाला इक्वेटर वाला फॉर्मूला एज इट इज, सिर्फ इसके साथ और एक टर्म आएगा दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये याद रखना। तो ये होगा आर्बिट्ररी पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए। एंड देन tan बीटा इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एंगल पे है। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज द टॉर्क, टॉर्क on a torque acting on a dipole, torque acting on dipole in external electric field, on external electric field। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क डाइपोल को रखते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके अंदर हम टॉर्क, इसके अंदर हम डाइपोल को रखेंगे, इसे रखेंगे डाइपोल को रखेंगे। तो इस डाइपोल को हमने रख दिया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज QE पॉजिटिव प्लस QE, और यहाँ जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज माइनस QE। और इसकी वजह से डाइपोल रोटेट होगा, इसकी वजह से डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होने की वजह से इसके ऊपर टॉर्क आएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L साइन थीटा, ये 2L है ना, तो 2L साइन थीटा। तो F इंटू 2L साइन थीटा, F का वैल्यू हमारे पास है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है QE, तो QE इंटू 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L क्या होता है P, सो PE साइन थीटा, एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब ये टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है, साइन के एंगल पे डिपेंड करता है, कितना एंगल होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा 11th का बेसिक कंसेप्ट, 11th का बेसिक कंसेप्ट। और इसके ऊपर जो PYQs आए हैं हमारे, अभी जो हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए उसके ऊपर PYQs आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के एग्जाम में और उससे पहले, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखो हमें यहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ EA and EQ represent the electric field intensity due to a short dipole at a point on its axial line and on a equatorial line,
एट द सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, देन अब देखो आपको दो फील्ड दिया गया है कि हमारे पास एक डाइपोल है, हमारे पास ये डाइपोल, ये हमने स्टडी भी किया, अभी सॉल्व भी किया। तो अब हमारे पास डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो इससे आर इतने डिस्टेंस पे, सेंटर से आर इतने डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, उसे कहा गया एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेम इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर के लिए फाइंड किया, उसे कहा ई क्यू। तो दोनों में रिलेशन बताए, दोनों में रिलेशन बताए। तो अभी अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, ये देखो यहाँ हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये एक्सिस के लिए, ये इक्वेटर के लिए, एक्सिस के लिए, इक्वेटर के लिए। सो एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर, एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर हमारा आएगा दैट इज डी, करेक्ट होगा। डी आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। दैट इज ई ए इज इक्वल टू 2 इक्वेटर, जो हमने सॉल्व करके लिया है ऑलरेडी, मैंने सॉल्व करके दिया है वो कंसेप्ट, वही कंसेप्ट आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, two electric dipoles of moment p and 27p are placed on the line with their centers 24 centimeter apart. Their dipole moment are opposite direction, at which point the electric field will be zero between the dipole from the center of the dipole of a moment p. अब हमारे पास दो डाइपोल है, हमारे पास क्या है, दो डाइपोल है। अब देखो पॉजिटिव निगेटिव में ड्रॉ नहीं करता, लेकिन हमारे पास दो डाइपोल है। ये एक डाइपोल यहाँ, ठीक है, ये एक डाइपोल हो गया, ये इसका सेंटर। देन दूसरा डाइपोल लेते हैं, एक ही लाइन पे दूसरा डाइपोल है, एक ही लाइन पे दूसरा डाइपोल है, उन्होंने कहा एक दूसरा डाइपोल, ये हमारा दूसरा डाइपोल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से, ओके, डाइपोल मोमेंट P, एक का डाइपोल मोमेंट कितना है P, और दूसरे का 227P, दूसरे का 27P, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P and 227P are placed on the line with their centers at 24 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 24 सेंटीमीटर अपार्ट। देयर डाइपोल मोमेंट्स आर अपोजिट, तो एक का डाइपोल मोमेंट्स यहाँ होगा तो दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डाइपोल मोमेंट अपोज कर रहा है, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है एक दूसरे को। सो अब हमें फाइंड करना है, सो एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहाँ कहीं तो सेंटर में एक पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स दोनों फील्ड क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों जो फील्ड बन रहे हैं, देखो अब ये पॉइंट एक्सिस पे आएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्सिस पे, दोनों के एक्सिस पे। तो एक्सिस वाला, यहाँ से बनने वाला फील्ड और यहाँ से बनने वाला फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को हमें इक्वेट करना है, दोनों को क्या करना है, इक्वेट। तो पहले डाइपोल से जो फील्ड बनेगा वो कितना होगा, फॉर्मूला एक्सिस के लिए, फॉर्मूला याद करो, एक्सिस के लिए हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, 1/4πε0 p 2p अपॉन डिस्टेंस, यहां क्या लिया था, आर स्क्वायर। अब देखो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, at which point on the electric field will be the electric field will be zero between the dipoles from the center of the dipole of moment p। तो यहां से हमें डिस्टेंस मेजर करना है p से, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं x, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, x। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ x होगा, तो यहाँ 24 माइनस एक्स। तो अब r का वैल्यू इसके लिए, इस डाइपोल के लिए r का वैल्यू कितना हो गया, x, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे, 2p/x स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे तो भी तो कैंसिल करेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। सो यहाँ भी फॉर्मूला होगा 1/4πε0, यहाँ होगा 2, p का वैल्यू यहाँ कितना है 27p डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अब हमारे पास? हमारे पास अब बचा है इक्वेशन दैट इज 1/x² इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 24/x²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ क्या होगा? स्क्वायर नहीं, क्या है? क्यूब है ना, हमारा क्यूब है, एक्स क्यूब। यहाँ क्या है हमारा? एक्स क्यूब। और यहाँ भी है हमारा 24 क्यूब। आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता। क्या होता है? क्यूब होता है। याद रखो 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/4πε0 टू 27p डिवाइडेड बाय 24 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ होगा हमारा क्यूब। तो अब दोनों क्यूब को हटाना है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1/x³ इज इक्वल टू 27 मीन्स 3 का क्यूब है, 24 माइनस एक्स क्यूब। तो अब क्यूब रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या आएगा? 1/x इज इक्वल टू 3, 24 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। 3 वहाँ जाएगा तो 24 इज इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 1x कितना होगा? 4x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6। 4 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो यहाँ हमें याद रखना है कि हमारे पास दो डायपोल है, दोनों का डायपोल मोमेंट अपोजिट है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/4πε0 2p/x³ इज इक्वल टू 1/4πε0 2। दूसरे का डायपोल मोमेंट कितना दिया? 27p। तो यहाँ p की जगह 27 पुट करना है, 2 की जगह 2 को वैसे ही रहना है, ये याद रखना है। p का वैल्यू शिफ्ट होगा 27p डिवाइडेड बाय 24 माइनस एक्स क्यूब। देन क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। ये वाला हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, टू पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exerted same force F on each other when they are kept in a air. If both the spheres are immersed in a liquid of a dielectric constant 5, the force experienced by each is. तो अब हमें कहा गया है फोर्स इन एयर कितना है? फोर्स इन एयर इज इक्वल टू एफ है। तो मीडियम में हमें या लिक्विड में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, के का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज के इज इक्वल टू फोर्स लिक्विड डिवाइडेड बाय एफ एयर बाय के, एफ एयर बाय के, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? एफ का वैल्यू, एफ एयर का वैल्यू एफ, और के का वैल्यू हमारा 5 है। तो एफ बाय 5 क्या आएगा आंसर? एफ बाय 5। तो डी आंसर करेक्ट होगा। सिंपली मीडियम बाय एयर वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, के इज इक्वल टू एयर बाय मीडियम वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और ये डायरेक्टली आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं अब हमारे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस 2 into 10⁻⁻⁶ coulomb separated by a distance of 3 centimeter placed in an electric field of 2 into 10⁵ Newton per coulomb, then the maximum torque act on a dipole is. मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज। टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला, मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? टॉर्क मैक्सिमम, या टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू 1 होगा तो मैक्सिमम होगा, थीटा का वैल्यू 1, तो साइन 90 के लिए साइन 90 होगा। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, एंड टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई। कितना होगा? पीई। सिंपल है। तो अब पी का वैल्यू हमें देखना है, पी का वैल्यू क्या है? पी, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2। तो पी का वैल्यू क्या होता है? क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L इंटू ई। क्यू का वैल्यू पुट करो, क्यू का वैल्यू कितना है? चार्ज का वैल्यू हमारा
2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 3 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 12। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अब पावर ये हो जाएगा कितना, 6 + 2 -8 और +5 10⁻³ आंसर कहाँ है, 10⁻12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क, ये आ गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क। नेक्स्ट when the charge of 3 coulomb is placed in a uniform electric field, it experiences a force of 3000 Newton. Within this field, potential difference between 2 points separated by the distance of 1 centimeter is separated by 1 centimeter is। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। और हमें दिया क्या है, देखो हमें दिया गया है चार्ज दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फोर्स दिया गया है, और फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, याद रखना है, E इज इक्वल टू V/d। इस फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू ED। तो अब देखो हमारे पास डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो D का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, D का वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है E का वैल्यू। तो E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू सिंपली फोर्स पर यूनिट चार्ज, E होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू D। अब फोर्स का वैल्यू पुट करो, फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 3000। डिस्टेंस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, चार्ज का वैल्यू हमें दिया है 3 कूलम। तो ये होगा 1000। तो 1000 इंटू -2 दैट इज 10 वोल्ट। कितना आया, 10 वोल्ट। तो आंसर ए करेक्ट है हमारा 10 वोल्ट, ये आंसर हमारा करेक्ट होगा 10 वोल्ट। समझ में आ गया। तो आज हमने स्टडी किया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 11th का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और उसके ऊपर PYQ सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।